तो ओबीसी की राजनीति राम मनोहर लोहिया जी ने वहां पे चलाई, जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर साहब जो ओबीसी लीडर थे और एकदम छोटी माइक्रो कास्ट से वो आते थे, नाई समाज, नावी, बिल्कुल माइक्रो कास्ट है नावी समाज। गांव में एक घर भी नहीं रहता, दो घर भी नहीं रहते। इतनी छोटी जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने 1967 में, और सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनकर नहीं रह गए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने तुरंत ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया बिहार में। फिर बाद में बहुत बड़े दंगा फसाद हुए और उनको रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करने के बाद इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन में फिर कर्पूरी ठाकुर फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए और फिर से उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया। और इतना ही नहीं, उस वक्त दलितों की बहुत बड़े पैमाने पे हत्या होती थी बिहार में, बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि वहां पे जमींदार लोगों का मिलिटेंट फोर्स था। वहां पे अपने अपने जमींदारों की अपनी अपनी मिलिट्री थी, और ये मिलिट्री दलितों के बस्ती पर जाकर अंधाधुंध गोलीबार करती थी। तो दलितों की बहुत बड़े पैमाने पे हत्या होती थी। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने नया कानून बनाया, नया प्रोग्राम दिया। कौन सा? कि हर दलित बस्ती में, हर घर में बंदूक होनी चाहिए। और खुद ने उसका उद्घाटन भी किया, खुद एक गांव में जाकर, दलित बस्ती में जाकर बंदूकें बांट दी। क्यों बांट दी? कि अगर दलित बस्ती में एक भी अगर बंदूक है तो कोई सवर्ण उस दलित बस्ती में घुसने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए बंदूकें बांटने का प्रोग्राम उन्होंने किया। तो ये जो मॉडल था कर्पूरी ठाकुर साहब के माध्यम से आया हुआ, तो उसी वक्त 1967 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव पहले चीफ मिनिस्टर ओबीसी बने। तो ये जो ओबीसी मूवमेंट आगे बढ़ी स्वामी पेरियार के माध्यम से और राम मनोहर लोहिया के माध्यम से यूपी में, बिहार में, तो ये 3 मॉडल, 3 राज्य के 3 मॉडल 1967 में ओबीसी की मूवमेंट चलाकर सफल हो गए थे। और फिर बाद में आते हैं कांशीराम साहब। कांशीराम साहब का एक मॉडल था, उन्होंने दलित राजनीति खड़ी करने की कोशिश की बहुजन के नाम से। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो ओबीसी बड़े पैमाने पे जागरूक हुआ, तो नॉन यादव ओबीसी कास्ट के वजह से बीएसपी सत्ता में आ गई। क्योंकि मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही बीएसपी सत्ता में आई। क्यों आई? क्योंकि जो नॉन यादव ओबीसी जातियां थी वो बीएसपी का आधार लेकर सत्ता में आने लगी। तो ये जो मॉडल है हमारे सामने, एक स्वामी पेरियार का समता स्थापित करने का, एक राम मनोहर लोहिया का समाजवादी मॉडल, और एक कांशीराम साहब का तीसरा मॉडल फुले अम्बेडकरवादी मॉडल। तो ये कहां पे आज के वक्त में फेल हो रहे हैं? क्योंकि यूपी में अभी कोई ओबीसी पार्टी सत्ता में नहीं है। बिहार में थी बीच में, वो नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी से युति करके वहाँ पे ये मॉडल फेल हो रहा था। फिर अभी बाद में नीतीश कुमार वापस आ गए, तो अभी ओबीसी राजनीति का मॉडल बिहार में खड़ा हो रहा है। जात न्याय जनगणना करके अपनी ओबीसी राजनीति को भक्कम भी कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं बिहार में। तो दूसरे जो मॉडल है वो फेल क्यों हुए? देखो, ब्राह्मणवाद को एक लेसन मिल गया था। क्या लेसन था? कि तमिलनाडु में ओबीसी के लीडरशिप में वहां के सभी एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सभी जो है ये डीएमके की लीडरशिप में, ओबीसी की लीडरशिप में काम कर रहे थे। इसलिए वहां का जो तमिलनाडु का जो मॉडल है वो आज भी सफल है।
तो ब्राह्मणवाद ने पहले ये समझ लिया कि अगर ओबीसी राजनीति को, अगर दलित राजनीति जोड़ दी जाती है तो तमिलनाडु का मॉडल बन जाता है जिसमें ब्राह्मणवाद पूरा खत्म हो जाता है। देखो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है 69%। तमिलनाडु में दलितों को सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है 18%। दूसरे किसी स्टेट में एससी कैटेगरी को इतना रिजर्वेशन नहीं मिलता। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी को रिजर्वेशन तमिलनाडु में मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो एससी राजनीति है, दलित राजनीति जो है वो ओबीसी के साथ में है, इसलिए। और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी को तमिलनाडु में ही मिलता है, 50% ओबीसी, 50% रिजर्वेशन। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिखा, कितनी बार केंद्र सरकार ने भी तमिलनाडु को लेटर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आप अपना रिजर्वेशन कम करो। तो तमिलनाडु इस विधानसभा में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी केंद्र में, उनका लेटर ये विधानसभा में उन्होंने सबके सामने पढ़ के रख दिया कि हम तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को हम नहीं मानते और हम तुम्हारे केंद्र सरकार के ये लेटर को भी नहीं मानते। हमारा 69% आरक्षण जो है वो कायम रहेगा। और ऊपर से उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिख के आदेश दिया। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि आप जो कह रहे हैं हमारा 69% रिजर्वेशन कम करके उसको 50 के अंदर में लाओ, ये जो आप कह रहे हैं ये तो आप बाजू में ही रखो। आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? हमारा तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन राज्य घटना में, संविधान में 9 सूची में डालो। 9 नंबर की सूची होती है संविधान में। अगर 9 नंबर की सूची में कोई बात आ जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो तमिलनाडु की विधानसभा ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हमारा 69% जो तमिलनाडु का है वो संविधान के 9 नंबर की सूची में डाल दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी हमारे तरफ देखेगा नहीं। तो तमिलनाडु का विधानसभा का आदेश केंद्र सरकार को तुरंत मानना पड़ा। पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया, उसमें कानून पास करवाया कि भाई तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन आज से संविधान की 90वीं सूची में डाल दे रहे हैं, ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो यह है ओबीसी की राजनीति और एससी की राजनीति, जो ब्राह्मणवादी केंद्र सरकार को झुका सकती है। और एक बार नहीं झुकाया, 2 बार झुकाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन सब तरफ, मतलब तमिलनाडु में ओबीसी रिजर्वेशन और एससी एसटी रिजर्वेशन भी लागू हुआ। पूरे देश में एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हो गए। और 8 महीने के अंदर मद्रास हाईकोर्ट में इसके खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ केस डाल दी और रिजर्वेशन खत्म कर दिया हाईकोर्ट ने। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया। तो भी तमिलनाडु के जनता ने आंदोलन किया और संविधान में पहली दुरुस्ती तमिलनाडु के ओबीसी आंदोलन के वजह से करनी पड़ी। संविधान में पहली दुरुस्ती किसकी वजह से आई? तमिलनाडु के ओबीसी आंदोलन की वजह से। तो 15 कलम को 4 जोड़ दिया, 16 को 4 जोड़ दिया, 15-4 16-4 आ गया। तो आज के घड़ी में सबसे ज्यादा सफल मॉडल है तमिलनाडु का, समता स्थापित करने के लिए। और समता इतनी बड़ी वहां पे स्थापित हो रही है, वहां पे खुलेआम ब्राह्मणवाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं। हिंदू मंदिर से ब्राह्मणों को निकाल दिए जा रहे हैं, कानून बन गया। कानून बना दिया स्टैलिन ने कि हिंदू मंदिर में आज से एससी एसटी ओबीसी पुजारी रहेंगे, ब्राह्मण पुजारी नहीं। कानून बन गया। अभी एक नया कानून बना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट। तो शादी करते समय
उस शादी में ब्राह्मणों का कुछ काम नहीं, तो ब्राह्मण को शादी से ही निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि अभी SC ST OBC पुजारी बन रहे हैं, ध्यान में रखो। तो सबसे सफल मॉडल जो है आज तमिलनाडु का है, और इसकी एक वजह है। क्या वजह है? ये बहुत अहम मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना है तो आपको ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मतलब ब्राह्मणिकल जो कल्चर है, ब्राह्मणवादी कल्चर, उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो स्वामी पेरियार ने कहाँ से शुरुआत की? सच्ची रामायण लिखकर शुरुआत की, और रामायण, महाभारत, राम और कृष्णा, इनके बारे में तमिलनाडु में उन्होंने बहुत बड़ा प्रबोधन किया। ब्राह्मणों के जो देवी देवताओं हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रबोधन किया। चौक में, बड़े बड़े चौक तमिलनाडु के शहरों में जो थे, वहां चौक में स्वामी पेरियार क्या करते थे? गणपति का फोटो लगाते थे, सरस्वती का फोटो लगाते थे, ब्रह्मा का फोटो लगाते थे, परशुराम का फोटो लगाते थे, और जूते मारने का आंदोलन करते थे चौक में, सबके सामने। और जो लोग वहां पे इकट्ठा होते थे देखते थे, अरे मैं जूते मार रहा हूं इनको, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आपका भी नहीं बिगड़ेगा, आओ और जूते मारो। तो लोग आकर जूते मारते थे। क्यों किया उन्होंने ये आंदोलन? उनका ये कहना था कि ये कृत्रिम देवता है, ये नेचुरल नहीं, ये कृत्रिम देवता है, ये आपके शोषण के लिए निर्माण किए गए हैं, इसलिए पहले इनको खत्म करो, फिर आपका शोषण खत्म हो जाएगा। तो एक कल्चरल स्ट्रगल जो है, एक कल्चरल स्ट्रगल की वजह से वहां पे हमारा SC राजनीति और OBC राजनीति वहां पे मजबूत हो गई, बहुत मजबूत हो गई। ये कल्चरल स्ट्रगल उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका, बिहार में नहीं हो सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और बिहार के OBC लीडर जो है अभी, लालू, मुलायम, उस वक्त के कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव, ललन सिंह यादव, शहीद कुशवाहा बाबू, ये जो बहुत सारे OBC लीडर जिनकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, ये सभी OBC लीडर जो थे, ये राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा के थे, और समाजवादी विचारधारा वाले राम मनोहर लोहिया खुद राम और कृष्ण के भक्त थे। तो वो कल्चरल स्ट्रगल ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते, सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई उन्होंने की। तो इसलिए वहां पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमारी OBC राजनीति और SC राजनीति, दलित राजनीति मजबूत नहीं हो रही है, मजबूत नहीं हो रही है। देखो, बीजेपी से पॉलिटिकल युति करना कोई गलत नहीं है, बीजेपी से भी आप पॉलिटिकल युति कर सकते हो, क्योंकि बीजेपी को हराने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उनके खिलाफ इलेक्शन में आदमी खड़े करो और उनको पॉलिटिकल उनको पराभूत करो। लेकिन स्ट्रगल केवल बीजेपी से करने से नहीं होता, आपको RSS के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। RSS का जो कल्चरल स्ट्रगल है, अपने ऊपर ब्राह्मणवाद थोपने का जो उनका कल्चरल प्रोग्राम है, चाहे वो राम मंदिर का हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद का हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद थोपने का उनका जो कल्चरल प्रोग्राम है, इसको अगर पराभूत करना है तो हमें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, शंभू बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको शंभू दिया है स्ट्रगल के लिए। एकलव्य है, कर्ण है, ये सभी तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ रामा, रिडल्स ऑफ कृष्णा, रिडल्स इन हिंदुइज्म, इसमें सब ये लिखा है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर यूपी बिहार में कभी भी आंदोलन नहीं हुआ। ये आंदोलन कौन कर सकते थे?
समाजवादी लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकल कल्चरली संघर्ष नहीं करते थे, सिर्फ पॉलिटिकल करते। लेकिन ये जो कल्चरल स्ट्रगल है, रामा के खिलाफ, कृष्णा के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, एक फुले अम्बेडकरवादी कांचीराम साहब कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। उल्टा उनसे युति करके उनको उनको जीवदान दे दिया। तो ये गलत बात यूपी में होने की वजह से एक मॉडल, हमारे जो राजनीति के मॉडल है, वो खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि पॉलिटिकल मूवमेंट पर हमारी नजर रहनी चाहिए, पैगाम का एक उद्देश्य यही है ना। लेकिन किसके पॉलिटिक्स पर नजर रखनी चाहिए? ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स पर नजर रखने के लिए उनके ब्राह्मणवादी इंटेलेक्चुअल है आरएसएस के माध्यम से। लेकिन हमारी बहुजन राजनीति जो है, एससी राजनीति, ओबीसी राजनीति, उनके ऊपर नजर रखने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल कहाँ है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? अगर हमारी राजनीति ही नहीं खड़ी हो रही है तो किसके ऊपर नजर रखेंगे? ये भी एक सवाल है। तो अभी ब्राह्मणवाद का खात्मा पॉलिटिकली केवल नहीं हो सकता। ब्राह्मणवाद का खात्मा अगर करना है तो तमिलनाडु का मॉडल है हमारे सामने, जिन्होंने ब्राह्मणवाद कल्चर के खिलाफ में वहां पे बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो ये फुले शव अम्बेडकरवादी महाराष्ट्र में कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? आज से कभी भी शुरू हो सकता है। आप दिल में कर निर्धार करो, कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन कैसे करना है ये भी सोचना चाहिए। देखो, ये जो विचारधारा होती है, अगर इसको घर घर पहुंचाना है तो सम्राट अशोक के वक्त ये काम बौद्ध विद्यापीठों ने किया था। तो ब्राह्मणवाद के ध्यान में आ गया कि ये बौद्ध विद्यापीठ है, इसलिए ये बौद्ध विचारधारा घर घर में जा रही है भिक्षु संघ के माध्यम से। तो उन्होंने बौद्ध विद्यापीठ सब खत्म कर दिए और बौद्ध एजुकेशन सिस्टम की थी वो सब खत्म कर दी। फिर बाद में वर्ण व्यवस्था से भी ज्यादा भयंकर जाति व्यवस्था आई और हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सब खत्म कर दी। आज हम हमारी विचारधारा अगर घर घर में पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम भी होनी चाहिए। तो हमने 25 साल पहले एक फुले अम्बेडकर विद्यापीठ नाम की एक संस्था हमने स्थापित की और बाबा साहब की किताबें, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले की किताबें, शिवाजी, संभाजी, प्रबोधनकार ठाकरे, इन सब की किताबें हमने विद्यापीठ में पाठ्यक्रम के माध्यम से लगाई और उनके ऊपर हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया पूरे महाराष्ट्र में। तो घर घर में अगर किताबें जाती है बाबा साहब की और तात्या साहब महात्मा फुले की, तो हम ये विचारधारा लोगों तक पहुंचाकर समता की क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि विचारधारा जब तक लोगों की तरफ नहीं जाती है तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होता। ये तो बाबा साहब ने भी कहा है कि संतों ने धार्मिक सामाजिक परिवर्तन किया, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज आया। महामानव गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ के माध्यम से विचारधारा घर घर तक पहुंचाई, इसलिए सम्राट अशोक का राज आया। तो हमें यह विचारधारा अगर घर घर में पहुंचानी है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है ये ब्राह्मणवादी एजुकेशन सिस्टम है। उसमें ग गणपतीचा, भ बडजीचा, ये यज्ञाचा, ये पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमको पढ़ाया तो 4ठी कक्षा में, तो वो गो ब्राह्मण बन के हमको सिखाया। गो ब्राह्मण प्रतिपादक छत्रपति शिवाजी और मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी, ये हमको पढ़ाया गया। फिर बाद में 6ठी कक्षा में जब हम आए तो गजनी का मोहम्मद नाम का एक लेसन था हमको। तो हमारे बहुजन शिक्षक ने ये गजनी का मोहम्मद 16 बार आया, तो 16 दिन तक उन्होंने मुझे गजनी का मोहम्मद सिखाया स्कूल में। तो गजनी का मोहम्मद इतना
सिखाने के बाद मेरा जो एक मुस्लिम दोस्त मेरे नजदीक में बैठता था स्कूल में, क्लास में, वो भी मुझे गजनी का मोहम्मद लगने लगा था। तो ये है कल्चरल स्ट्रगल। ब्राह्मणवादी लोगों ने पूरी एजुकेशन सिस्टम अपने कब्जे में लेकर उन्होंने पहली कक्षा से ही ग गणपति भ भटजी ये ब्राह्मणवादी एजुकेशन शुरू कर दिया। पूरा एजुकेशन सिस्टम आप देखो। हमारा बच्चा जब हम स्कूल में डालते हैं तो ये समझ लो कि हमारा बच्चा हम स्कूल में नहीं डालते, हम उसको आरएसएस की शाखा पर भेजते हैं। तो सोचो, ऐसे लड़के जो ऐसे आरएसएस की शाखा पर जाकर पढ़ते हैं, बीए बीकॉम एमए एमकॉम होकर बाहर निकलते हैं, तो वो जय भवानी जय शिवाजी कहकर शिवसेना में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, बीएसपी में क्यों आएंगे? रिपब्लिक की तरफ क्यों आएंगे? सीधी सी बात है। इसलिए तो उस वक्त के बौद्ध सम्राटों ने यूनिवर्सिटी बौद्ध विद्यापीठ शुरू की। तो ये हमें आज करने की जरूरत है। तो हमने 25 साल से फुले आंबेडकर विद्यापीठ स्थापन करके बाबा साहब की सभी किताबें, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले की सभी किताबें, उनके ऊपर हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। और अभी 2024 के इलेक्शन से पहले पूरे महाराष्ट्र में हम सच्ची रामायण, बाबा साहब अम्बेडकर जी का रिडल्स ऑफ रामायण कृष्णा और तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी में जो दशावतार का विश्लेषण है, वैज्ञानिक विश्लेषण, ये सब एकत्रित करके एक किताब बनाएंगे और वो पाठ्यक्रम को लगाएंगे, लड़कों को पढ़ने के लिए देंगे और 100 मार्क की एग्जामिनेशन पूरे महाराष्ट्र में कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि घर घर में बाबा साहब जाना चाहिए, घर घर में तात्या साहब जाना चाहिए, घर घर में स्वामी पेरियार जाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस एग्जामिनेशन को अपेयर होने चाहिए। यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं उनको ये बात समझ में आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर यहाँ पे बैठे मान्यवर ने कम से कम वो पाठ्यक्रम के 100 किताबें खरीदकर 100 लड़कों को इस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करना है। अगर आप ये मॉडल खड़ा करेंगे कि भाई हर आदमी 100 किताबें खरीदेगा और 100 लड़कों को देगा और 100 लड़के इस एग्जामिनेशन को अपेयर होंगे, तो बच्चे जब पढ़ेंगे स्वामी पेरियार, बच्चे जब पढ़ेंगे बाबा साहब, तो ये जो हमारा दिमाग है बचपन में संस्कारक्षम रहता है, उसको ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो उस समय में अगर वो लड़का पढ़ता है तो वो समतावादी विचारधारा का मजबूत आदमी बन जाता है और हमारा कार्यकर्ता भी बन जाता है। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि अगर हमको ब्राह्मणवाद के खिलाफ राजनीति करनी है तो हमें ओबीसी राजनीति, एससी राजनीति, इसको मजबूत करना पड़ेगा, भक्कम करना पड़ेगा। और वो तभी मजबूत हो सकती है जब हमारे बाबा साहब के विचार, स्वामी पेरियार के विचार, तात्या साहब महात्मा फुले के विचार घर घर जाने चाहिए। और इसके लिए ये एजुकेशन सिस्टम जो हमने बनाई है छोटी सी फुले आंबेडकर विद्यापीठ के माध्यम से, इसको अगर आप बढ़ावा देंगे तो ये सफल हो सकता है। धन्यवाद। जय ज्योति, जय हिंद। धन्यवाद देवरे साहेब, आपण फार पोटतिडकीने हा विषय मांडलेला आहे।